तो यहाँ तक अपने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस। तो जो यहाँ तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन जो अपन करते हैं। हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपडेट किए हैं, आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर जो है वो मैंने शुरू में कुछ बातें आपको बताई थी, उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जिसमें मैंने सबसे मेन बात जो बताई थी, वो ये बताई थी कि आपको जब नोट्स बनाते हो, तो उस केस के अंदर नोट्स जो है वो एक ही साइड के अंदर लिखिएगा, दूसरे साइड में मत लिखिएगा। अगर 2 पेज है तो उस केस के अंदर एक साइड में लिखिएगा और एक साइड जो वो ब्लैंक छोड़िएगा। रीज़न ये नमस्ते जी, उसका रीज़न ये है दूसरी साइड ब्लैंक छोड़ने का, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको कुछ और पॉइंट जो वो नज़र आएँगे, और जब वो पॉइंट नज़र आएँ तो आप उनको भी जो है वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मतलब उसके अंदर लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो शुरू करें हम। ये जो है रिवीजन क्लास, ये जो है वो बहुत ही स्पीड के अंदर चलेगी। इनका व्यू काउंट मैं आपको आपके बढ़ा दूंगा और इसका ऑडियो जो है वो एक्सट्रैक्ट करके वो और अलग से कर दूंगा। तो जब भी आपके पास फ्री समय हो तो आप इनको ऑडियो को जो है वो कान के अंदर लगा दीजिएगा ईयरफोन, और इन ऑडियो को सुनते रहिएगा, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो वो रिवीजन होता रहेगा। नोट्स अपने हाथ से जरूर बनाएं, उससे आपको फायदा ये होगा कि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके अंदर सबसे मुख्य बात ये है कि आपको टाइम पर रिवीजन जो वो होना जरूरी है, क्योंकि जितना आप रिवीजन अच्छे से करोगे उतना आप जो है वो इसके अंदर और क्लियरिटी लेके आओगे। क्लियर है? तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, नोट्स जो वो मैंने अपडेट किए हैं उनको आप देख लीजिएगा, और उसके अंदर कुछ जगह जो ब्लैंक छोड़ रखी है तो उसमें आप अपने हिसाब से लिखते जाइएगा। क्लियर है? बाकी मैंने क्लास के अंदर लिखवाए हैं, और क्लास नोट जो है उनके हिसाब से भी आप कर सकते हैं, और या फिर जो है वो, और ये फर्स्ट फेज जो है वो समरी का है। इसके अंदर जो है वो थोड़े लेंथी समरी बनेगी, उसके बाद में एक सेकंड टाइम और अपन करेंगे जिसके अंदर बिल्कुल क्रक्स और टू द पॉइंट जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वही पॉइंट जो वो उसके अंदर लिखेंगे। मैं थोड़ा साइड में ही रहूँगा, रीज़न ये है कि इसमें जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्क्रीन पर देख पाएँ उसके लिए। देखिए, सबसे पहले जो हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। वो भी कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, मतलब कि एक सही तरीके से होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ट्रांजैक्शन और इवेंट का। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन-देन, और उसकी जो नतीजा होता है वो इवेंट। ताकि हम क्या कर पाएँ? कम्युनिकेट कर पाएँ और इंटरप्रेट कर पाएँ। अकाउंटिंग जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंटिंग में जो है हम बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं उसके यूजर के पास। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। आर्ट का मतलब क्या है? करने, काम करने का तरीका। जैसे टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, क्योंकि उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, तो वो उस तरीके से आर्ट है। तो वैसे वैसे अकाउंटिंग में कई चीजें ऐसी है जो अलग अलग तरीके से की जा सकती है। और साइंस जो है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जहां भी होता है वहां पर उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। कि भाई अगर परचेज होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में इतना इफेक्ट आएगा और बैलेंस शीट में इतना इफेक्ट आएगा। इस वजह से अकाउंटिंग के अंदर आर्ट भी है और साइंस भी है। बुक कीपिंग जो है वो आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इससे रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आपने जो पूछा था कि भाई क्लासिफिकेशन जो वो इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, आरपीएससी ने एक क्वेश्चन में माना था क्लासिफिकेशन, बाकी 11-12 की बुक के अंदर क्लासिफिकेशन जो बुक कीपिंग में लिखा है, तो आप इसको बुक कीपिंग के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि आप खुद ऑब्जेक्ट कर सकते हैं अगर आंसर जो वो गलत हो तो। आरपीएससी कम से कम ऐसा करती है कि 150 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो वो डिलीट होते हैं। उसकी वजह वो जो है वो यही रहती है कि कुछ चीज़ें वो डाउटफुल रहती है, जिनके ऊपर दो अप्रोच होती है। जैसे दो ऑथर है, दो तरीके के ऑथर है, कुछ ये बोलते हैं और कुछ ये बोलते हैं। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग है, और ये क्या करती है? जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन उनको समरी करने का काम करती है। ये छोटा क्यों हो गया भाई? एक सेकंड, इसको शायद बंद करके मुझे चालू करना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है। ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है।
मतलब कि बुक कीपिंग के हिसाब से अकाउंटिंग होगी, वो प्राइमरी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें होंगे, वहाँ पर आइडेंटिफाई करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। टू क्लासिफाई समराइजिंग एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो पता करना। अब क्लासिफिकेशन जो 11-12 के हिसाब से अगर आप रखें और उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट करना चाहे तो उस केस के अंदर डेस्कटॉप में कर सकते हैं आप, लाइव जो है वो कर सकते हैं। क्लियर है? एक बार अपन शुरू से शुरू कर देते हैं, अपन थोड़ा सा इसमें क्या बीच में डिस्टर्ब हो गए थे, तो शुरुआत से शुरू कर देते हैं ताकि मैं यहीं से ऑडियो क्लिप जो रखूंगा ताकि आप जब रिवीजन करो तो आप बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर, कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को, उनको क्लासिफाई करना और समराइज करना सही तरीके से। किन को करना? ट्रांजैक्शन और इवेंट को, ताकि आप क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको और इंटरप्रेट कर सको। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। रीजन क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, तो ये एक बिजनेस की भाषा जो है वो है। आर्ट है और साइंस है। आर्ट जो है किसी काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अकाउंटिंग में भी अलग अलग तरीके होते हैं। साइंस जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है, हम जब परचेज करते हैं तो उसका ट्रेडिंग में फिक्स इफेक्ट है और बैलेंस शीट में फिक्स इफेक्ट है। बुक कीपिंग जो है उसका मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को। बुक कीपिंग जो क्या है, रिकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग में क्या होगा, समराइजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ। और उसके बाद में ये बेस ऑफ अकाउंटिंग है, और बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग में नहीं आएंगे, अकाउंटिंग में आएंगे, वहां पर आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड करेंगे या क्लासीफाई, समराइजिंग और कैलकुलेट करेंगे। जो क्लासिफिकेशन आप वो उसमें लिख दीजिएगा भाई, मैंने जो है बताया उसके हिसाब से जो है वो आप उसको क्लासिफिकेशन को यहाँ लिख दीजिएगा, ये मैं भी आपको करेक्ट करके नोट्स अपडेट कर दूंगा। एक क्वेश्चन में आरपीएससी ने माना था क्लासिफिकेशन का, लेकिन 11th की बुक में लिख रखा है, इस वजह से अपन इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन आपके लिए बुक कीपिंग जो ज्यादा सही रहेगा। वो रूटीन वर्क है, ये एनालिटिकल प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट डिसीजन है। मैनेजमेंट डिसीजन वहाँ नहीं ले सकते उस बुक कीपिंग के बेसिस पे, इसके बेसिस पे ले सकते हैं। उसके कोई सब फील्ड नहीं है, इसके सब फील्ड है, मतलब कि इसके अंदर कुछ बाहर और भी आते हैं। ये इस पे एज इट इज क्वेश्चन आया था इस बार में 2021 वाले में। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जो ओवरऑल सब्जेक्ट है उसके अंदर जो अकाउंटिंग जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह जो है, और बुक कीपिंग जो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो क्या है, दो चीजें हैं, जनरेट करना और यूज करना। जनरेट के अंदर क्या होंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, उनका एनालिसिस करना और उनको इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेशन करना। और यूजर यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हर कोई जो अपने अपने नीड के अनुसार जो है वो उनको यूज करेगा। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप। इस पे क्वेश्चन आ रखा था, ये जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। कॉस्ट अकाउंटिंग का 2015 वाले में आ रखा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू अकोमोलेशन एंड असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। वहां पर से एक लिख रखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, और ज्यादातर ने वो कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो वो सेल प्राइस को डिसाइड करना। नहीं, सेल प्राइस को डिसाइड करना नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट जो वो अकुमुलेशन और असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट की, भाई कॉस्ट का पता करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करना। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम जो है वो सोसाइटी के प्रति हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने क्या खर्चे किए, क्या सोसाइटी को फायदा हो वगैरह, वो सारी चीजें। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन के जो है उनका वैल्यूएशन वगैरह। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिजल्ट पता करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, इंफॉर्मेशन देना यूजर को, और सॉल्वेंसी पोजीशन का पता करना। ये सिंपल से ही है, इनको जो है वो देखते रहिएगा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पर रिकॉर्डिंग के जस्ट आगे लिख दीजिए कि ये प्राइम फंक्शन है। प्राइम फंक्शन जो हमारा क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा। अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन अगर कोई पूछे तो रिकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन जो है वो 2015 वाले में आया था, या फिर शायद फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कहीं। क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल और गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह हमारे यहाँ से पूरे हो जाते हैं। यहाँ हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि क्लास में हम सारा कुछ समझ चुके हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेनली दो तरीके के हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। और 11th की बुक के अंदर एक और लिख रखा है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, जो बही खाता वगैरह चलते हैं वो। सिंगल एंट्री सिस्टम जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अगर छोटा बिजनेसमैन है तो उसकी इसके अंदर वो कुछ रिकॉर्ड जो वो नहीं रखता है। डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया था, लुकास पिसोली ने दिया था। बुक कौन सी थी उसकी, सुमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका पे थी। वेनिस में दिया था, सॉरी वेनिस का था 1494 में दिया था। डेबिट जो है उसका मतलब है ओन्ड टू प्रोप्राइटर, और क्रेडिट है ट्रस्ट और बिलीव टू
या ओन्ड बाय द प्रोपराइटर। यूजर ऑफ अकाउंटिंग मैनेज इंटरनल के अंदर है मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। ध्यान रखिएगा शेयर होल्डर जो है वो एक्सटर्नल है। कहाँ लिखा है? ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा है कि इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है वो एक्सटर्नल के अंदर है। इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं काफी बार, तो इस पे ध्यान रखिएगा। यूनियन और एम्प्लॉय ग्रुप हमें जो लोन देने वाले सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट वगैरह जो है, कंपटीटर, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप वगैरह ये है। लिमिटेशन क्या है? कई बार जो वो कुछ फैक्टर जो है उनकी वैल्यू जो वो डिसाइड नहीं कर पाता, जैसे कि हमारा आदमी जो है वो हमारा एम्प्लॉय लॉयल है, उसका यहाँ पर कोई भी अकाउंटिंग नहीं होगा। बैलेंस शीट जो वो पर्टिकुलर डे की पोजीशन बताएगा। अगर 30 मार्च को आपने खरीद लिया तो भी वो बैलेंस शीट में शो होगा। इग्नोर चेंजेस इन सम मॉनेटरी फैक्टर, इन्फ्लेशन वगैरह जो वो नहीं बताता। समटाइम अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो वो ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसका एक जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट करते हैं, उसका एक जो है वो एग्जांपल अपनी क्लास के अंदर आया भी था। अकाउंटिंग एस्टिमेट पर्सनल और जजमेंट है। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होते हैं वो पर्सनल और जजमेंटल होते हैं, कि जो हर आदमी है वो अपने इच्छा अनुसार जो वो रख सकता है। इस वजह से जो ऑडिट के अंदर भी कहा जाता है, नेचर ऑफ ऑडिट के ऑडिट जो है वो कभी भी कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो उसके अंदर लिखा जाता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो वहाँ कहते हैं कि भाई अकाउंटिंग में हम एस्टिमेट लेते हैं जो पर्सनल जजमेंट है। किसी को 5% डेटर में धोखा लगा, किसी को 10% लगा, तो ये पर्सनल जजमेंट है। मॉनेटरी टर्म में जो होंगे उन्हीं को हम वैल्यू करते हैं, बाकी को यहाँ पर लिखते नहीं। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो यूज कर सकते हैं। कोई जो वो एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा सकता है, कोई डब्ल्यूडीवी से लगाए, जैसी जैसी उसकी इच्छा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? वहाँ जहाँ अलग अलग अल्टरनेटिव जो वो एग्जिस्ट होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाते हैं। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको उसी साल राइट ऑफ करें या धीरे धीरे राइट ऑफ करें। कन्वेंशन है, वैसे कन्वेंशन और प्रिंसिपल जो है वो साथ में ही पढ़े जाते हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं देखा जाता। कन्वेंशन जो परिपाटी है, मतलब कि आपने ओवर द पीरियड धीरे धीरे अकाउंटेंटों ने इस तरीके से इस्तेमाल किया और उस वजह से वो होने लग गई। लेकिन एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो वो ये 4 कन्वेंशन लिखे हैं और बाकी के जो कॉन्सेप्ट के अंदर लिखे हैं, सॉरी आरबीएससी की बुक के अंदर, तो अगर कन्वेंशन में पूछे तो ये आपके कन्वेंशन है 4। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ये क्या कहता है कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी। अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपने पहले साल फॉलो की है वही अगले साल फॉलो करते रहना। सर क्या चेंज नहीं कर सकते? क्या चेंज कर सकते। कब चेंज कर सकते? 3 रीजन से चेंज कर सकते हैं। अगर ये जो है वो बोल रहा है, या फिर आपको जो लॉ है वो बोल रहा है, मान लीजिए नया कंपनी एक्ट आया और उसने कहा कि भाई लिफो से कोई अकाउंटिंग नहीं करेगा, और आप लिफो से कर रहे थे तो चेंज कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि इससे ट्रू एंड फेयर व्यू जो वो बढ़ेगा। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी देनी है ताकि यूजर जो है उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो सही डिसीजन ले पाए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है तो रिकॉर्ड कीजिए, और एक्सपेक्टेड अगर इनकम या गेन है तो उसे मत कीजिएगा। कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, ऑपोजिट ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये जो है फुल डिस्क्लोजर कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मेटेरियलिटी जो वो कहता है कि नहीं, अगर कोई चीज़ महत्वपूर्णता के हिसाब से अकाउंटिंग कीजिएगा, कोई चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है तो उस केस के अंदर उसकी अकाउंटिंग जो चेंज भी हो सकती है। जैसे कि हमने पेचकस खरीद लिया, वो है एसेट की सारी डेफिनेशन में कवर है, एसेट बनता है, ये स्टैंड के हिसाब से एसेट बनता है, लेकिन फिर भी हम उसको उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं। रीजन क्या है? मेटेरियलिटी की वजह से। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे राइट ऑफ करना, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। उसके लिए आप एसएलएम या डब्ल्यूडीवी मेथड में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, या फिर इन्वेंट्री का वैल्यू करना, उसके लिए अलग अलग कोई भी मेथड कर सकते हो, तो ये आपकी एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगी। या इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अलग अलग तरीके से कर सकते हो, कोई भी मेथड फॉलो करो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो मनी मेजर कर पाएंगे उसी को लिखेंगे। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, नॉर्मली 12 महीने का जो है वो अकाउंटिंग पीरियड होता है। कंपनी एक्ट इसके बारे में कुछ बातें कहता है कि मिनिमम जो 3 महीने का होना चाहिए। उसने लिखा है कि अगर 1 जनवरी के बाद में बिजनेस शुरू करते हो तो आप जो जस्ट आने वाला 31 मार्च से 3 महीने बाद वहां पर मत बनाइएगा, और उससे आगे वाला जो है 31 मार्च वहां बनाइएगा। मैक्सिमम वो कहता है कि 15 महीने का होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आरओसी अगर परमिट करे तो 18 महीने का भी हो सकता है, और बुक आपको 8 साल मेंटेन करनी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है, ट्रांजेक्शन जब अक्रू हो जाए तभी आपको लिख देना है। क्लियर, आउटस्टैंडिंग अनर्ड वगैरह जो बात करते हो वो। अक्रूवल जो वो आरबीएससी के बुक जो है वो अक्रूवल और मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक ही कहते हैं, सिनोनिमस कहते हैं, कि भाई पर्यायवाची ही है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस जो वो चलता रहता है, इस वजह से जो बैलेंस शीट जो गोइंग कंसर्न पे बेस्ड है। असेट जो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं, और जो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर करके लिखते हैं, वो गोइंग कंसर्न की वजह से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो भी कॉस्ट लगी उसी पे जो अकाउंटिंग होगी। हिस्टोरिकल मैच विद द
गोइंग कंसर्न, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न दोनों जो वो एक तरीके की बातें करते हैं, मतलब कि ये मैच एक जैसी बातें करते हैं। और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू को आप तब तक नहीं लिखोगे, सेल आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक आपका ये सर्टेन नहीं हो जाता है कि रेवेन्यू आपको रियलाइज होगा ही होगा। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन उसके दो इफेक्ट होंगे, डेबिट बराबर क्रेडिट होगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड लॉस और एक्सपेंस है तो उसे रिकॉर्ड कीजिए, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और गेन है तो मत कीजिए। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये आरबीएससी की बुक में लिखा है कि उसे हम अक्रूवल भी कहते हैं, इसी वजह से प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड वगैरह जो है वो सारे सारी अकाउंटिंग होती है उनकी। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। हमारा बिजनेस सतत चलता रहेगा, हम ट्रांजेक्शन जब हो जाएगा, अक्रू हो जाएगा तब लिखेंगे, और जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है वही कंटिन्यू फॉलो करते रहे। अगर आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो कर रहे हो, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का मतलब कि ये हम मान के चल रहे हैं कि ये चीज़ है। अगर आप किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको लिखना है। जैसे कि मैं जिंदा हूँ तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मैं जिंदा हूँ, तो वैसे वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो या अकाउंटिंग जो है उसके अंदर ये चीज़ें मान के चलते हैं कि ये चीज़ें इसी तरीके से, अगर नहीं है तो उस केस के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझने लायक होना चाहिए, रिलायबल, भरोसे लायक होना चाहिए, उसको कंपेयर कर पाए, और मेटेरियल उसमें मेटेरियलिटी, महत्वपूर्णता का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये 4 प्राइम है। जो 2014 वाला एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें से कहा था कि प्राइम में कौन सा है, तो ये 4 प्राइम है। बाकी और भी है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कि सही तरीके से उसको लिखा होना चाहिए। सब्सटेंस और फॉर्म, जो ट्रांजैक्शन इन एक्चुअल है वो लिखा जाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी सेल किया और 6 महीने बाद में उसी को वापस परचेज करने कॉन्ट्रैक्ट याद कर रहा हूँ, तो दिखने में तो ये सेल और परचेज लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सेल करके मैं गुड्स उनको दे रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ और पैसा ले रहा हूँ, पैसा उधार लेने का ट्रांजेक्शन है। तो लीगल फॉर्म में बिजनेस चाहे कुछ भी हो, एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी। न्यूट्रलिटी, पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म वाली सेम ही बात कहता है। फुल फेयर और एडुकेट प्रेजेंटेशन देना, और कंप्लीटनेस, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट जब करते हो तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये जो है खर्चा कैपिटल होगा या ये रेवेन्यू होगा, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से हम जो पता कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिसमें पहला आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे कि फर्नीचर का काम करते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए रेवेन्यू है, और अगर जैसे इलेक्ट्रिक आइटम में काम करते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए असेट हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉर्मली समझिएगा इसमें से कोई एक रूल के बेसिस पे आप कैपिटल नहीं कह सकते और एक रूल के बेसिस पे रेवेन्यू नहीं कह सकते। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मली बार बार होगा तो उसे हम रेवेन्यू कहेंगे, और जो नॉन रिकर होगा मतलब कि कंटिन्यूस नहीं होता है तो उस केस के अंदर हम उसको कैपिटल कहेंगे। पर्पज ऑफ एक्सपेंसिव, अगर हमारा जो उसका उद्देश्य है, देखिएगा इसके साथ साथ आप अपने जो है वो नोट्स खुद से बनाइएगा, क्योंकि क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखाई तो उसको साथ में लिखते रहिए कि ये एक आउटलाइन है, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है। पर्पज ऑफ एक्सपेंसेज, अगर आपका खर्चा जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए, कि आपको लगता है कि ये खर्चा करने से हमें आने वाले टाइम के अंदर जो हम अभी कमा रहे थे, हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो अभी है वो इंक्रीज होने वाली है, तो कैपिटल है, अदरवाइज वो रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी अगर बढ़ने वाली तो कैपिटल है, अदरवाइज मेंटेन करने वाली तो उसके इसके अंदर जो वो हमारा रेवेन्यू है। क्लियर। मेटेरियलिटी ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, कई बार क्या होता है अमाउंट जो है वो छोटा इन्वॉल्व होता है, उस वजह से उसमें सारे गुण होते हुए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के हम रेवेन्यू लिख देते हैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट। अकरेंस अगर सर्टेन है, अमाउंट सर्टेन है कि भाई क्रेडिटर है उसको 5,000 देना है, लाइबिलिटी लिखिए, देना है लेकिन अमाउंट कितना है वो पता नहीं, लेकिन मेजर कर सकते हैं तो प्रोविजन लिखेंगे। अगर प्रोबेबल है मतलब कि 50% से ज़्यादा चांस है कि हमें देना पड़ेगा और अमाउंट मेजरेबल है तो हम प्रोविजन बनाएंगे। अगर देने के चांस है जो 50% से ज़्यादा है लेकिन नॉन मेजरेबल है तो हम कंटीजेंसी लिखेंगे। अगर पॉसिबल है 50-50 और मेजरेबल है तो कंटीजेंसी लिखेंगे। पॉसिबल है नॉट मेजरेबल है तो भी कंटीजेंसी लिखेंगे। कंटीजेंसी क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में लिखा जाता है तो अमाउंट लिखा हो कोई जरूरी नहीं है, और रिमोट है बहुत कम चांस है तो आप इग्नोर कीजिए। प्रोविजन आप बुक में कब लिखेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विद प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसे आज हम प्रोविजन बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेटर,
तो सेल जैसे ही की वैसे ही नुकसान होने का चांस है जो वो आ चुके हैं, वो ऑब्लिगेशन बन चुका है विद द प्रोबेबल आउटफ्लो, और बहुत ज्यादा चांस है कि हमारा आउटफ्लो होगा, हमारा नुकसान होगा। आउटफ्लो का मतलब ये नहीं कि पैसा जाएगा, आउटफ्लो का मतलब ये भी है कि पैसा नहीं आएगा। और जिसका रियलाइबल एस्टिमेट अगर बना सकते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोविजन लिखेंगे। कंटीजेंट एसेट फुटनोट में लिखेंगे, और वो भी तब लिखेंगे जब कंटीजेंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, जैसे हमने आगे किसी को गारंटी दी और उसके अगेंस्ट में हमें जो है वो कंपनी से गारंटी मिली हुई है, तो हमें अगर कस्टमर को देना पड़ेगा तो हम कंपनी से पैसा ले सकते हैं, तो वहां पर कंटीजेंट एसेट बनाएंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्लस मेथड है। सिलेक्शन करते वक्त वैसे तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मेनली इन तीन चीजों का, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी हो जो प्रूडेंस का ध्यान रखे, मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेंस और लॉस को रिकॉर्ड करवाए। सब्सटेंस और फॉर्म, जो ट्रांजैक्शन जो है उसको एक्चुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाए। मेटेरियलिटी, जो महत्वपूर्णता का ध्यान रखे। चेंज अगर है, चेंज हो सकता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं। कैन बी इफ रिक्वायर्ड बाय एस, रिक्वायर्ड बाय लॉ, ट्रू और फेयर व्यू देता है। अकाउंटिंग के तरीके कौन से, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। इनकम टैक्स दोनों जो है वो परमिट करता है। कंपनीज एक्ट जो वो सिर्फ अक्रूवल बेसिस जो है उसे ही परमिट करता है। क्लियर है? ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इन नोट्स के साथ खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा जरूर से, क्योंकि ये फर्स्ट फेज के जो है वो समरी नोट्स है। इसके बाद में जो इसी के बेस पे हम सेकंड टाइम जो वो समरी नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें एमसीक्यू वगैरह में जो क्वेश्चन आएंगे उनके हिसाब से जो है वो भी चीजें कवर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। जर्नल एंट्री करते हैं, फिर पोस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस के पहले भी की जा सकती है, बाद में भी की जा सकती है। तो एक जगह मैंने पहले लिखा है, बाकी पहले या बाद में कहीं पे भी की जा सकती है। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी ट्रायल बैलेंस से पहले किया जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। इसके बाद में क्लोजिंग एंट्री करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर वापस ओपनिंग एंट्री करते हैं और जनरल एंट्री करते हैं। हर ट्रांजैक्शन को ड्यूल एस्पेक्ट को पता करने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग करने के लिए दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि अकाउंट जो पर्सनल या इम्पर्सनल हो सकते हैं। पर्सनल में तीन तरीके के, नेचुरल पर्सनल, राम श्याम वगैरह, आर्टिफिशियल पर्सनल, जो भी बाकी के इनकम टैक्स के अंदर टोटल 7 तरीके के पर्सन है, जिसमें से एक पर्सन नेचुरल उधर आ गया, इंडिविजुअल, बाकी के सारे कंपनी फॉर्म वगैरह यहाँ आ गए। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल ड्राइंग वगैरह जो है वो सारे सारे यहाँ आ गए। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल, रियल और इनटेंजिबल, जैसे छू सकते हैं जैसे नहीं छू सकते। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये राम श्याम वगैरह इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये रियल अकाउंट, इनके भी एग्जांपल दे रखे हैं, नॉमिनल के भी दे रखे हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के हिसाब से डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और नॉमिनल के हिसाब से और डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच जो है, जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आया था, ये एज इट इज इक्वेशन जो पूछ ली थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अब ये जो है चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन 11th-12th की बुक में लिखी है और एग्जाम में जब आती है तो हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वजह से इन चीज़ों को एक बार यहाँ जो है वो इस नोट्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा। बेसिक अकाउंटिंग अप्रोच जो है वो हमारी ये है। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके हिसाब से हम अकाउंट को 5 भागों में 5 तरीके से बांट सकते हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंस और लॉसेज। इनकम जो है, असेट जो है उसका बेसिक नेचर जो डेबिट होगा तो जब प्लस होगा तो डेबिट करेंगे, माइनस होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी का बेसिक नेचर जो क्रेडिट है, इस वजह से बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट का बेसिक नेचर जो क्रेडिट है, तो बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। इनकम और एक प्रॉफिट, एक्चुअली ये जो है वो क्या है, कैपिटल को ही बढ़ाते हैं। तो कैपिटल का बेसिक नेचर क्रेडिट है, तो इसका बेसिक नेचर क्रेडिट है। बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कम करने के लिए डेबिट करेंगे। एक्सपेंस और लॉसेज जो है उसका भी बेसिक नेचर जो है वो कैपिटल के जस्ट अगेंस्ट में डेबिट है, तो बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। ये कुछ अकाउंट है। इसमें परचेज और सेल्स जो है उसके अंदर देखो रियल अकाउंट यहाँ लिखा है, लेकिन 11th-12th के बुक के अंदर रियल लिखा है, इस वजह से इसको रियल लिख रहे हैं। बाकी एक जो है वो, नमस्ते जी, एक जो है आईसीआई की जब बुक देखोगे सीए फाउंडेशन की, तो वहां ऊपर रियल लिखा है और नीचे जो है वो लिखा है कि भाई कुछ ऑथर जो इसे अभी जो है वो हम जो है इसे नॉमिनल अकाउंट भी मानते हैं।
अपने को रियल इस वजह से लिखा है, 11th-12th की बुक के अंदर लिखा है। अपन जो है वो ऐसे बहुत सारे डाउटफुल मुद्दे हैं जिनके अंदर जो 11th-12th की बुक जो है वो ज़्यादा 11th-12th की बुक जो कहेगी ना वही हम लिखेंगे। तो भाई आप उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन दोनों ही बुक कीपिंग में लिख दीजिएगा। ये अकाउंट है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा जो भी है। एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जो है उसका नेचर लिखना है, जो कि अपन लिखेंगे, उसको डिस्कस करके लिखेंगे। जर्नल एंट्री, क्या सीधी जर्नल एंट्री होती है क्या? नहीं, सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, फिर वाउचर बनता है, फिर जर्नल एंट्री बनती है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो क्या होता है? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके हिसाब से रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग है। सोर्स डॉक्यूमेंट में कौन सा होता है? इनवॉइस और बिल। जब सामान खरीदते हैं तो जो सेलर देता है वो इनवॉइस है, और वही डॉक्यूमेंट जब परचेजर के पास आता है या बायर के पास आता है तो वो उसे बिल कहते हैं। कैश मेमो जो है वो कैश परचेज और कैश सेल्स के लिए होते हैं। रिसिप्ट जो है, जब भी सेलर को पैसा रिसीव होगा तो वो क्या करेगा? एक रिसिप्ट इश्यू करेगा, जो कि कस्टमर के पास एक तरीके से एविडेंस रहेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है। पे इन स्लिप जो है वो बैंक में जो यूज होती है वो, ये यहाँ पर इनको थोड़ा डिटेल में दे रखा है, रिसिप्ट और ये पे इन स्लिप। प्रिंटेड फॉर्म गिवन बाय द बैंक, हम पैसा जमा करवाते हैं तो दो पार्ट होते हैं, फॉइल और काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल वो छोटी सी जो चिपड़ी होती है वो हमें वापस दे देते हैं, उसे हम काउंटर फॉइल कहते हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा है। अगर सामने वाली पार्टी को डेबिट करते हैं तो डेबिट नोट है, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट नोट। जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी है एक्स वाई सामने वाली पार्टी है, तो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट करें तो सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट होगा। परचेज रिटर्न करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? जो भी आगे वाली पार्टी है टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न के वक्त आगे वाली पार्टी को हम डेबिट कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो डेबिट नोट हो जाएगा। क्लियर? वाउचर, जब सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है तो उसके बाद में वाउचर होता है, और वाउचर के बाद वाउचर के बेसिस पे क्या होती है? अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज डन ऑन वाउचर विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब समझिए कि ऑडिटर जो है वो वाउचिंग के अंदर इन्हीं वाउचर को चेक करेगा। समझ पा रहे हो बात? सबसे पहले एंट्री वाउचर पे करेंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे, और उसके बाद में जर्नल एंट्री होगी। सेपरेट वाउचर जो होगा हर ट्रांजैक्शन के लिए होगा, दो साइड होगी इसकी, डेबिट और साइड क्रेडिट, और ऑथोराइज पर्सन जो वो साइन होगा। मतलब कि जैसे होता है कि इतने तक का अमाउंट है तो ये साइन कर सकता है, इससे ज्यादा का अमाउंट है तो ये साइन कर सकता है। अकाउंटिंग इज डन इन जर्नल एंड सब्सिडी बुक, या तो जनरल में करोगे या सब्सिडी बुक में करोगे। सब्सिडी बुक मेंटेन करते हैं तो उस केस के अंदर सब्सिडी में करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर ओनली। टाइप ऑफ वाउचर दो तरीके के हो सकते हैं, क्रेडिट सॉरी कैश ट्रांजैक्शन के लिए और अदर ट्रांजैक्शन के लिए। अब कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक तो कैश हो गया, कैश ट्रांजैक्शन वाली एंट्री मतलब कि एक तो कैश अकाउंट है, तो डेबिट वाउचर क्या होगा समझिएगा, सेम ही सिंपल सी बात है। सीधी एंट्री देखिएगा, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो राम को पेमेंट करते हो तो क्या कर रहे हो? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। सामने वाली पार्टी को डेबिट कर रहे हो तो वो डेबिट वाउचर है, सामने वाली पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो। पैसा जब मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट करते हो तो क्रेडिट वाउचर है। ठीक है? जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री डेट वाइज करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर करेंगे, मतलब कि जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे करेंगे। डे बुक कहते हैं, जर्नल कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, प्राइमरी बुक कहते हैं। फ्रेंच वर्ड जो है वो जर से बना हुआ है जिसका मतलब डी है। टाइप ऑफ एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री साल के शुरुआत में जो हम एंट्री करते हैं वो ओपनिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री साल के अंत में जब बुक खत्म करने के लिए, ट्रेडिंग एंड पीनल में नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए जो एंट्री करते हैं वो क्लोजिंग एंट्री। गलतियों को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री। ट्रांसफर एंट्री जैसे ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफर करना, ये इस तरीके से। एडजस्टिंग एंट्री आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी, काफ़ी सारी एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह इनकी। और डिसऑनर ऑफ बिल के लिए मिसलिनियस एंट्री। टाइप्स ऑफ जर्नल, जनरल जर्नल और स्पेशलाइज जर्नल। जनरल जर्नल है जो यूँ समझ लीजिए धर्मशाला का कमरा है, वहाँ पर हर तरीके की अकाउंटिंग होगी। और स्पेशलाइज जर्नल जो वो स्पेसिफिक एंट्रीज होगी। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, लेजर में कौन से नंबर पेज पे है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कुछ एडजस्टमेंट और उनके ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय, तो हम क्या करेंगे? लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी जितना इंश्योरेंस से हमें पैसा मिलने वाला है, टू परचेज गुड सेंड ऑन अप्रूवल, जब भेजेंगे, भेजते ही हम क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो कि है वॉल्यूशन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का, लेकिन मेट्रिलिटी के हिसाब से ये छोटे से अमाउंट होकर ट्रांजैक्शन होते हैं, इस वजह से हम कर देते हैं। कस्टमर अगर सेलेक्ट कर लेता है तो कोई एंट्री करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अपन पहले ही एंट्री कर चुके हैं। अगर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो उस केस के अंदर हम क्या कर देंगे? ऑपोजिट एंट्री कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। और ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, 31 मार्च आ गया तो उस केस के अंदर जो सेल्स की एंट्री गलत की उसको वापस सही करेंगे।
तो पहले तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और फिर जो है वो स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करते हैं, वैसे वैसे इसमें स्टॉक विद कस्टमर करेंगे। अदर देन सेल करते हैं तो जैसे चैरिटी के लिए किया तो चैरिटी एंड डोनेशन, ओनर ने ले लिया है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज जो भी है। कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, दो चीजें हो सकती है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग है तो अपन ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, अभी सिंपल समझ लीजिए कि रेट डिवाइडेड बाय 100 होता है, और आफ्टर के अंदर रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल्स क्लास में पूरा अच्छे से समझा था। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट मानेंगे, और सेल्स जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल्स दे रखा है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो सेल्स को 100 मानेंगे, प्रॉफिट 20 मानेंगे तो कॉस्ट 80 हो जाएगी। कंपाउंड एंट्री, जिसके अंदर जो दो या दो से ज़्यादा डेबिट हो या दो से दो ज़्यादा क्रेडिट हो, या दो से ज़्यादा डेबिट, दो या दो से ज़्यादा डेबिट और दो से या दो से ज़्यादा क्रेडिट हो, मतलब अल्टीमेटली एक डेबिट और एक क्रेडिट से ज़्यादा कुछ भी हो तो वो कंपाउंड एंट्री, और वो भी एक दिन के अंदर होना चाहिए। बेडर्स रिकवर, पैसा अगर बेडर्स हो गया था और वापस मिल जाता है तो उसके इसके अंदर वो हमारे लिए एक इनकम होगी, हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बेडर्स रिकवर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों दे रखे हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, फिर कैश डिस्काउंट लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में आता नहीं, कैश डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव कैश को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस को बढ़ाने के लिए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर उसी दिन जमा करवा देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू करते हैं, और अगर बाद में जमा करवाते हैं उस दिन चेक को रखते हैं तो पहले कैश अकाउंट करेंगे, जिस दिन जमा करवाएंगे उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे। दो तरीके, या तो जनरल जर्नल रखिए फिर लेजर बनाइए, या फिर अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं तो उस केस के अंदर हम स्पेशल जर्नल रखते हैं जिसे हम सब्सिडी बुक कहते हैं, और उसके बाद में लेजर बनाते हैं। जो लेजर है इनको हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं, और ये जो जहाँ पर पहली बार एंट्री होती है उनको हम प्राइमरी बुक कहते हैं। तो सब्सिडी बुक प्राइमरी बुक है क्या? हाँ, सब्सिडी बुक प्राइमरी। प्रिंसिपल बुक क्या प्राइमरी बुक है? नहीं, प्रिंसिपल बुक सेकेंडरी बुक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंट्री है वो सेकंड टाइम हो रही है, तो ये सेकेंडरी बुक से, ये ध्यान रखिए कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो एस से शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी सेम ऐसा कैसा एस और पी से शुरू हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्राइमरी बुक वो है जहाँ पर पहली बार एंट्री होती है, सेकेंडरी बुक वो है जो जहाँ सेकंड टाइम एंट्री होती है। सब्सिडरी बुक आपकी जनरल एंट्री को सब्सिडाइज करने के लिए, मदद करने के लिए सब्सिडरी बुक होती है, वहाँ पर पहली बार एंट्री होती है, उस वजह से उसे प्राइमरी बुक कहते हैं, और ये सेकेंडरी बुक होगी। ये एक हमने फाइनेंशियल बुक का बनाया था जिसमें प्रिंसिपल बुक, अब एक कैश बुक ऐसी है जो प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है। क्लियर? कैश बुक जो सिंपल कैश बुक, और ये चीजें बड़ी। सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक के अंदर अलग अलग बुक है, जिसमें पहला जैसे परचेज बुक है, समझिएगा। परचेज बुक जो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी? परचेज ऑफ क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। अगर क्रेडिट खरीदा लेकिन एसेट खरीदा, परचेज बुक में नहीं आएगा। गुड्स खरीदा लेकिन कैश में खरीदा तो नहीं आएगा। वैसा वैसा सेल्स बुक है जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, और वैसा वैसा परचेज रिटर्न जो है, जो क्रेडिट में परचेज किए थे गुड्स उनका रिटर्न जो है वो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। परचेज बुक, इनवॉइस बुक, डी बुक जो है इसे हम कहते हैं फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर। लेजर फोलियो, लेजर में कौन सा नंबर पेज पे है, और डिटेल ऑफ अमाउंट और टोटल अमाउंट। इसके डेबिट और क्रेडिट नहीं होंगे। मल्टी कॉलम परचेज बुक कब होती है? जब हमारे दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो हम मल्टी कॉलम परचेज बुक बनाते हैं। परचेज बुक वर्सेज परचेज अकाउंट, परचेज बुक जो है वो ओरिजिनल बुक है, परचेज अकाउंट जो प्रिंसिपल है, मतलब कि हमारा लेजर है, वहां पर सिर्फ क्रेडिट परचेज होगी, यहाँ कैश और क्रेडिट दोनों लिखी जाती है। डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसकी जो है वो डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, उसकी सिर्फ टोटल की जाती है, इसकी बैलेंस की जाती है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग टोटल इज कॉल्ड कास्टिंग। अगर कहा जाता है कि एरर ऑफ कास्टिंग, तो मतलब कि टोटल में एरर है। नमस्ते जी। इसके बाद आता है आपका कैश बुक। कैश बुक क्या है? एक सब्सिडी बुक है और एक प्रिंसिपल बुक है। सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। कंफ्यूज सिर्फ इसमें होते हैं 2 कॉलम में कौन कौन से कॉलम आएंगे। तो बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्काउंट तो आपका आएगा, तो पहले जो डिस्काउंट आएगा 2 कॉलम के अंदर डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट और कैश आएगा। डेट रिसिप्ट, लेजर फोलियो अमाउंट, इसका नॉर्मल जो लेजर का जैसा नेचर होता है, जैसा अकाउंट लेजर बनता है वैसा वैसा बनेगा। 2 कॉलम कैश बुक, कैश और डिस्काउंट कॉलम जो है वो रहेगा। डिस्काउंट कॉलम जो है वो उसका टोटल किया जाएगा, उसका बैलेंस नहीं किया जाएगा। रीजन ये है कि एक साइड के अंदर डिस्काउंट रिसीव है और एक साइड के अंदर डिस्काउंट पेड है। एक इनकम है और एक एक्सपेंस है, जो आपस में मैच यहाँ नहीं होंगे। उनका मैच जो है वो P&L में होगा, ये आपस में मैच नहीं होंगे। इन वजह इसकी वजह से इनकी जो भी टोटल होगी वो
डिस्काउंट अकाउंट के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट कॉलम जो है टोटल आर एंटर्ड इन डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट पेड अकाउंट इन लेजर। 3 कॉलम के अंदर कैश डिस्काउंट और जो है वो बैंक का भी हो जाएगा, और कॉन्ट्रा एंट्री होती है, और 2 बैंक अकाउंट है तो उस केस के अंदर एक और कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। पेटी कैश बुक छोटे मोटे कैश पेमेंट वगैरह के लिए जो है वो हम ये बनाते हैं पेटी कैश, रिसिप्ट डेट वाउचर नंबर, और ये इस तरीके से होते हैं। अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट और डेबिट सेल, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करते हैं तो उसके अंदर 2% जो कमीशन कट जाता है, हमारा खुद का कटता है, तो उसके इसके अंदर उसके लिए हम कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेजर also known as principal books of account डेबिट सॉरी डेबिट और क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो राम अकाउंट के अंदर जब एंट्री करोगे राम अकाउंट डेबिट टू श्याम इस टू वाले साइड में, तो एंट्री पड़ी जाएगी राम अकाउंट डेबिट वो वाला डेबिट, और टू जो है कैश, और कैश मिला है कैश अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट जो है वो टू राम, इस तरीके से। वैसे पोस्टिंग में आपको एरर आएगा नहीं। बैलेंसिंग के अंदर जो जिस साइड की ज़्यादा बैलेंस है वो रहेगा। बैलेंसिंग ओपनिंग का बैलेंस माना जाता है, क्लोजिंग का ओपनिंग का। ओपनिंग में अगर डेबिट साइड में लिखा मतलब डेबिट साइड में, और क्लोजिंग में जो लिखा जाता है वो सिर्फ टोटल को मैच करने के लिए, मतलब कि जैसे डेबिट साइड की टोटल 20,000 और क्रेडिट साइड के 8,000 है, तो उसका डेबिट बैलेंस जो है वो 12,000 है। समझ पा रहे हो बात? लास्ट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं साल के अंत में, ताकि वो अकाउंट मैच हो जाए। जो भी बैलेंस होंगे वो ट्रेडिंग पी&एल में जाएंगे, और वहां से जो है नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में चला जाएगा, या जो रियल और पर्सनल है वो सीधे बैलेंस शीट में चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है, बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट पी&एल और बैलेंस शीट है। लेजर बैलेंस जो पर्टिकुलर डेट के लेते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। ये एक लिस्ट है, स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, ना डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। nor does it appear in the books of account, it is prepared on the separate working paper। ये आप सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए करते हो। ट्रायल बैलेंस जैसे ये इस तरीके का एज ऑन इस कौन सी तारीख का उस दिन के जो है वो लीजिए। 3 तरीके से बना सकते हो, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल के अंदर हर लेजर की डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखोगे, बैलेंस के अंदर उस अकाउंट का बैलेंस लिखोगे, टोटल और बैलेंस में टोटल एंड बैलेंस में दोनों लिखोगे। एडजस्टमेंट एंट्री कुछ जो है वो करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस से पहले भी कर सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद भी कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेनली क्या होता है कि भाई जैसे इस साल पेमेंट किया सैलरी का अगले साल का, तो हमने जिस वक्त पेमेंट करते हैं उस वक्त तो सैलरी टू कैश कर देते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई इस पर्टिकुलर पीरियड के जो एक्सपेंस और पर्टिकुलर पीरियड के इनकम जो है वो लिखो, ताकि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। तो इस वजह से हम जो है एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हम पहले या बाद में कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस के। नॉर्मली हम जो ट्रायल बैलेंस के बाद करते हैं। अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस से पहले करते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होगा। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है। या बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, मतलब बैड डेब्ट्स की एंट्री हो चुकी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है ट्रायल बैलेंस, मतलब कि उसको अकाउंटिंग होनी बाकी है। ये हमने अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। नॉर्मली एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब कि खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो खर्चा हो गया तो अपने को खर्चे को डेबिट करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, खर्चे को डेबिट कर देंगे और बदले में लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट ईयर जो है पहले दिन इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ताकि आगे वाले साल में पता चल जाएगा भाई इस साल जो हम पेमेंट करेंगे उसमें से कुछ पैसा जो पीछे पीछे वाले साल के लिए पेमेंट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इस तरीके से हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इसका मतलब कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है मतलब कि और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो एंट्री हो चुकी है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब कि एडजस्टमेंट एंट्री करना बाकी है। रूल सारे एडजस्टमेंट के लिए यही है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अल्टरनेटिव 1 है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट करें। अल्टरनेटिव 2 है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करें। फुल डिस्क्लोजर के अनुसार ये करेक्ट है, और ये स्टैंड भी जो अभी टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल पी&एल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेल्स टैक्स या जीएसटी से का जो पैसा हम कलेक्ट करते हैं वो हमारा नहीं है, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स जैसे 100 रुपये मिले तो वो हमारे हैं, 18 रुपये जीएसटी के तो उनको देने पड़ेंगे, तो जीएसटी पेबल उनको पेमेंट कर देंगे।
वैसे वैसे सैलरी जब देते हैं या ऐसा कुछ खर्चा करते हैं तो उनका टीडीएस काट देते हैं, तो सैलरी जितना उनको दिया वो ठीक, बाकी उनका जो काट लिया वो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो बाद में पेमेंट कर दें। मैनेजरियल रेमुनरेशन ये हम पहले देख चुके हैं, वो जो 100+ रेट और ये देखा। एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कंपनी जितना दे देगी और बाकी का हमारा लॉस हो जाएगा। और जैसा एक्सपेंस के लिए वैसा वैसा इसका जस्ट ऑपोजिट अक्रूड और आउटस्टैंडिंग है, सॉरी अक्रूड और अनअर्न्ड है। अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या, कमा लिया लेकिन मिला नहीं। अनअर्न्ड का मतलब है कि मिल गया लेकिन कमाया नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में भी चार्ज कर सकते हैं या ड्राइंग अकाउंट में भी चार्ज कर सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। म्यूचुअल डेब्ट का मतलब आपस में एक दूसरे से मांगते हैं, वो साल के लास्ट में खत्म कर देते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ध्यान रखिएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स जो बैड हो चुका है, मतलब कि जिसकी रिकवरी जो वो अ, तय हो गया कि उसकी रिकवरी नहीं होगी, तो उस केस के अंदर उसे बैड डेट्स लिखेंगे। जो डाउटफुल है ना उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। बैलेंस ऑफ प्रोविजन इज टू बी मेंटेन, साल के लास्ट में कितने का प्रोविजन बनाना है तो ये ध्यान रखिएगा। बैलेंस जो डेटर का दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसमें क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट। क्यों ट्रायल बैलेंस में लिखा, वो क्यों नहीं लेस करेंगे? रीजन ये क्योंकि उसकी एंट्री हो चुकी है तभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है। म्यूचुअल डेब्ट है क्योंकि हम आपस में मांगते हैं तो उस पर तो जो बैड डेट्स हो नहीं सकता। जो अप्रूवल बेसिस पे वो सेल ही नहीं है तो उसको हटा देंगे। गुड डेटर है कि भाई ये भरोसेमंद है, कई सालों से चलती आ रही है, बढ़िया पार्टी है, तो उनको हटा देंगे। बाकी जो है उनके ऊपर जो गिवन परसेंटेज है, ये अमाउंट ऑफ प्रोविजन का जो बैलेंस रिक्वायर्ड है, अगर कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा वो पता करेंगे और उसके लिए एंट्री होगी। एंट्री जो इस अमाउंट से नहीं होगी, ये क्लोजिंग बैलेंस जो रिक्वायर्ड है वो ये है। फिर अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। जो अकाउंटिंग एंट्री देखिए कि अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट मेंटेन किया तो बैड डेट टू डेटर, और फिर उसको हम प्रोविजन जो है उसमें ट्रांसफर करेंगे। और अगर नहीं बना रखा प्रोविजन तो फिर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। अगर लास्ट में कम पड़ जाता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, मतलब कि बना देंगे। और अगर ज़्यादा बनाया हुआ है तो उस केस के अंदर उतना अमाउंट जो वापस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सेम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट दोनों दे रखे हैं तो पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लेस होगा, मतलब कैलकुलेट होगा। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए जो डेटर है उसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लेस करेंगे और उसके ऊपर जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री सेम वैसे ही वैसे है जैसा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए, और सेम ये की ये बातें हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, की क्रेडिटर से जो डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए रिजर्व बनाए, बिल्कुल नहीं बना सकते। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इग्नोर करो, उसका वॉल्यूशन हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दो चीजें हो सकती है, एक तो ध्यान रखिएगा एलसीएम प्रिंसिपल पे होता है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के हिसाब से। क्लियर है, ये भी एक तरीके से कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। अकाउंटिंग जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अपन ने पूरा अच्छे से समझा है कि कब आउटसाइड का क्या मतलब हो रहा है, इनसाइड का क्या मतलब। अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड दे रखा है कि ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखा है तो उस केस के अंदर मतलब कि ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की अभी एंट्री होना बाकी है, तो हम अब क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दे रखा है इसका मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है, और इसकी एंट्री हो चुकी है तो क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से जो है पहले ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं है, तो उन्होंने क्या एंट्री की होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और उस वजह से अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तो उस केस के अंदर एंट्री क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस से तो बाहर दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज किया अगर ट्रायल बैलेंस से पहले तो ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। अब आपकी परचेज ही कम हो चुकी है, इस वजह से ट्रेडिंग के अंदर फिर लाने की जरूरत नहीं है, और वैसे आप एंट्री भी नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर तो आएगी भी नहीं। और बैलेंस शीट में तो आना ही आना है क्योंकि वो डेबिट हो गया, बैलेंस पड़ा है। गुड्स यूज अदर देन सेल्स, ड्राइंग, चैरिटी, डोनेशन, फ्री सैंपल, गिफ्ट, परसेंट वगैरह, ऑफिस एक्सपेंस टू परचेज। इफ गुड्स परचेज आर नॉट सोल्ड बट आर यूज फॉर द अदर पर्पज इन केस ऑफ ड्राइंग, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द परचेज अकाउंट एंड ट्रेडिंग। देखिएगा अगर आपने गुड्स सोल्ड नहीं किए और दूसरे काम के लिए किए, अगर ड्राइंग के लिए किए परचेज से कम कर दीजिए और ड्राइंग के अंदर ऐड कर दीजिए, और बाकी किसी पर्पज के लिए किए जैसे कि आपने डोनेशन, चैरिटी वगैरह के लिए, तो परचेज जो है उससे कम करना है और पीएनएल के अंदर चार्ज करना। गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और ये अपन ने बात कर ली थी इसके बारे में। प्रायर पीरियड आइटम, पीछे वाले सालों में कुछ दो वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, एरर और ओमिशन। अगर कोई
पीछे वाले साल हमने प्रोविजन बनाया था 5% बनाया था, उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी 5%, और अब जो है वो पता चला कि नहीं 5% नहीं 6% जो वो डेब्ट जो है वो बैड डेब्ट्स होने वाले हैं। तो वो कोई एरर नहीं है, तो वो प्रायर पीरियड आइटम में नहीं आएंगे। प्रायर पीरियड आइटम में आएंगे जब एरर किया हो, पीछे वाले साल हमने एंट्री गलत की थी या लेजर पोस्टिंग ऐसा कुछ गलत किया था या कुछ भूल कर दी थी और उस वजह से वो इस साल में आ गए, तो हमें करेक्ट तो करना पड़ेगा। तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रायर पीरियड आइटम। एस 5 कहता है कि उनकी अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन उन्हें सेपरेटली डिस्क्लोज कर दीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखिए कि इसके अंदर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11-12 की बुक के अंदर चलता है। बाकी एज 26 तो मना करता है कि अगर एसेट आती है तो कैपिटलाइज करो, अगर एसेट नहीं आती है तो फिर पूरे खर्चे को उसी साल के अंदर राइट ऑफ करो। ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में होता है, तो एज 26 के हिसाब से तो पूरा राइट ऑफ करना है। तो अभी अगर पूछे कि एज 26 को कैसे करेंगे, तो पूरा एक साथ राइट ऑफ करेंगे। क्लियर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कब कब हो सकते हैं, अगर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, ओमिशन हो सकता है या कमीशन हो सकता है। एक एक के बारे में बात करेंगे। पोस्टिंग करते वक्त एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है या एरर ऑफ कमीशन हो सकता है, और बैलेंसिंग के वक्त जो है वो रॉन्ग टोटलिंग हो सकता है या रॉन्ग बैलेंसिंग हो सकता है, और जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन हो सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि हमने अकाउंटिंग के कोई प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे राइट ऑफ करना चाहिए था, हमने एक साथ राइट ऑफ कर दिया या रेवेन्यू मान लिया, या इसका जस्ट उल्टा कर दिया कि रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। या फिर एसेट जब लेके आते हैं तो जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होती उतने तक का सारा खर्चा जो हम कैपिटलाइज करते हैं, और मान लीजिए कि हमने उसको क्या कर दिया, एज ए रेवेन्यू लिख दिया। या फिर एक बार एसेट जब रेडी टू यूज हो जाती है तो उसके बाद के सारे जो खर्चे होते हैं जो उसकी एसेट की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के उसी साल में राइट ऑफ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमने उसको जो वो कैपिटलाइज कर दिया हो। इस तरीके के जो इस तरीके के जो एरर है उन्हें हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर में तीन चीजें आती है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन का मतलब भूलना, दो तरीके का हो सकता है, पार्शियल और कंप्लीट। आधा भूले और पूरा भूले, अगर लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए एक पार्ट के अंदर तो वो आधा भूलना हो गया, पूरी एंट्री करना भूल गए कंप्लीट ओमिशन हो गया। कमीशन का मतलब है गलत गलत अमाउंट लिख दिया, गलत साइड में लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख दिया, तो वो सारे के सारे क्या है, कमीशन। और कंपनसेटिंग एरर, दो ऐसे एरर जो आपस में मिलके एक दूसरे का इफेक्ट जो वो नलीफाई कर देते। क्लियर है। इससे आगे का पार्ट जो है वो देखते हैं। इनके एरर और इनके इफेक्ट। अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंस लिख देना या इस तरीके का करना, या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट है ऑर्डिनरी सेल लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेबिट की जगह डेबिट तो कर ही रहे हो। क्लेरिकल एरर के अंदर एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कंपनसेटिंग एरर हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर जो ओमिटिंग एंड एंट्री कंप्लीटली, पूरी एंट्री ही भूल गए, तो भाई ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट, हमने एंट्री जो है उसको तो पूरी भूले नहीं है, लेकिन पोस्टिंग के वक्त हम भूल गए, तो एक पार्ट भूले, इस वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं मैच होगा। उसके बाद में एरर ऑफ कमीशन, जो कि हमारी बात करता है रॉन्ग के बारे में, कि हमने गलती की है। अगर हमने सब्सिडी बुक के अंदर ही गलत लिख दिया, मतलब कि वो एक तरीके से जर्नल एंट्री जो है उसको गलत करना है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। रॉन्ग कास्टिंग अगर है, मतलब कि टोटलिंग अगर आपने गलत की है, या फिर रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, किसी लेजर के अंदर गलत लिख दिया है, या रॉन्ग साइड में लिख दिया है, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। देखो कैसे करोगे, एरर जो है उसको रेक्टिफाई करना, ट्रायल बैलेंस से पहले कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस के बाद कर सकते हो, फाइनल अकाउंट से पहले या फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में। ट्रायल बैलेंस से पहले करते हो तब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो आपने जिसको डेबिट नहीं करना था और कर दिया, उसे वापस क्या कर दीजिए, उसका रिवर्स एक्शन कर दीजिए। जैसे डेबिट नहीं करना था कर दिया, तो अब उसका रिवर्स जो है वो क्रेडिट कर ददीजिए, और जो करना चाहिए था, जिसको डेबिट करना चाहिए था, उसको डेबिट कर दीजिए। आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जितना भी मिसमैच होता है उसको हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट जो बना देते हैं। तो जो कंप्लीट एंट्री नहीं होगी, कुछ पार्ट जो डेबिट और क्रेडिट में से कम पड़ जाता है, कुछ एंट्रियां तो कंप्लीट हो जाएगी, कुछ में कम पड़ेगा, जो कम पड़ेगा वो सस्पेंस अकाउंट उतने में आएगा, क्योंकि उतने सस्पेंस अकाउंट बनाए। फाइनल अकाउंट बन गया और नेक्स्ट ईयर में जाके आप करेक्ट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, उस साल खत्म हो चुके हैं भाई। आखिर परचेज सेल्स वगैरह जो भी एक्सपेंस इनकम वो तो पीछे वाले साल खत्म हो चुके हैं।
तो उसके कारण हम क्या करते हैं, जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो तो पीछे वाले साल के, और इस साल जैसे डेप्रिसिएशन लिख दिया तो वो तो इस साल के पीएनएल में चला जाएगा, क्योंकि इस साल का खर्चा जो कि फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह सारों का वॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह हम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। और पर्सनल और रियल है, पर्सनल एंड रियल अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट करता है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अपने पास पड़ी है, हम उसको पहले एक बार ये कर लेते हैं, फिर अपन बात डिस्कस करेंगे। पर्सनल एंड रियल अकाउंट को ही डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। क्लियर। बिल्डिंग को तो अगर गलत डेबिट कर दिया है या गलत क्रेडिट कर दिया तो उस केस के अंदर जो अपने पास अकाउंट पड़ा है, कैश को गलत कर दिया तो पड़ा है। परचे एक ये एग्जांपल ले रखा है, अगर अंडरकास्ट हो गई है तो पहले अगर है ट्रायल बैलेंस से पहले तो अपन परचेज अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, अगर ट्रायल बैलेंस के बाद है तो सस्पेंस अकाउंट के जरिए करेंगे। नेक्स्ट ईयर में है तो पीनल एडजस्टमेंट के 300 कमीशन के रिसीव हुए लेकिन इंटरेस्ट इनकम लिख दिया, तो जो गलत लिख दिया उसको सही कर देंगे और इस तरीके से कर देंगे। यहाँ भी सेम एंट्री होगी और नेक्स्ट ईयर के अंदर पीएनएल एडजस्टमेंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट बनती है, दोनों ही जो वो इसी बनती है, इस वजह से इसको करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर है, अगर हम जो है वो प्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो उस केस के अंदर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि कॉस्ट शीट के अंदर जो फैक्ट्री कॉस्ट होती है ना, वहाँ तक के जो सारे के सारे खर्चे जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वो ट्रेडिंग अकाउंट जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, प्राइम कॉस्ट आगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिपेयर और मेंटेनेंस और फैक्ट्री के जो भी खर्चे वो लिख दिए। टोटल जो वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट तक की आ जाएगी। और उसमें एड ओपनिंग जो है, टू साइड में ओपनिंग लिख दोगे, बाय साइड में क्लोजिंग WIP लिख दोगे। और कोई सेल्स बाय प्रोडक्ट या कुछ स्क्रैप वगैरह जो है उनको सेल किया और कुछ पैसा मिल गया तो वो हम बाय साइड में लिख देंगे। ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो यूनिट पूरी तरीके से तैयार हुई उनके कॉस्ट जो वो हम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस शेल बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो तो उस केस के अंदर जो रॉ मटेरियल और WIP का तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, और बाकी का जो है फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एंड क्लोजिंग स्टॉक इन एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लिख दीजिएगा ना इस नोट्स में। आप जब बनाओ तो क्लोजिंग स्टॉक इन फिनिश्ड गुड्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो जो डेबिट साइड में आते हैं उनके लिए नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज जो है वो नेट परचेज आती है, परचेज परचेज रिटर्न, इनके लिए जो क्या हो जाती है, ट्रांसफर एंट्री हो जाती है पहले। गुड्स जो सैंपल के लिए दिए थे, चैरिटी के लिए दिए थे, गुड्स फॉर पर्सनल यूज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। एक्सपेंस फॉर परचेज ऑफ गुड्स अप टू डिलीवरी। गुड्स के अंदर ध्यान रखिएगा, गुड्स क्यों लेके आते हैं, इन्वेंट्री क्यों लेके आते हैं, ताकि सेल कर पाए। तो इन्वेंट्री में जब तक वो रेडी टू सेल नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे जो उसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। AS2 ने क्या लिखा है, AS2 ने लिखा है टू ब्रिंग इट इनटू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाने तक के जो सारे खर्चे हैं। अब इन्वेंट्री जो है वो उसको क्यों लेके आते हैं, इन्वेंट्री को लेके आते हैं ताकि हम सेल कर पाए। तो जब तक इन्वेंट्री हमारी रेडी टू सेल नहीं हो जाती तब तक के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद के सारे खर्चे जो वो हम एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। क्लियर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे, परचेज रॉ मटेरियल के और फ्रेट, खरीदते वक्त जो फ्रेट दिया, भाड़ा दिया वगैरह जो सारे के सारे है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो भी अपन ने फैक्ट्री में उनको बनाने वक्त तक के जो खर्चे लगे, फैक्ट्री कॉस्ट तक के यूँ समझ लीजिए। वेजेज लिखा है, वेजेज एंड सैलरी लिखा है। प्रोडक्शन पे कुछ चीज़ें बनाते हैं उसमें रॉयल्टी देनी पड़ती है तो वो दिए बिना बन नहीं सकती। प्राइमरी पैकिंग जो वो यहाँ आएगी। और क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगी, ये इनकी एंट्री हो जाएगी। पहले परचेज रिटर्न को परचेज में, सेल्स को सेल्स, सेल्स रिटर्न को सेल्स में, फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये सेल्स क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेड। और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो अपन आगे प्रॉफिट एंड लॉस में कर देंगे। फिर जो है वो फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, जिसके अंदर जो आपके मेनली ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये आते हैं। ये इनकी लिस्ट दे रखी है, एक बार इनको देख लीजिएगा। कभी कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस में आएगा, P&L में आएगा या ट्रेडिंग में आएगा। तो ये एक बार लिस्ट आप जो पढ़ लीजिएगा इसमें। और कोई इसमें पॉइंट में डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप भेज दीजिएगा। और आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन भेजें तो उसके बाद में इंतजार नहीं कीजिएगा, जब भेज दो उसके बाद में जब टाइम होगा तब मैं उसे देख के रिप्लाई कर दूंगा। आप अपने जो है उस पॉइंट को छोड़ के आगे चले जाइएगा। समझ पा रहे बात, क्योंकि फिर क्या होता है आप उसका वेट करते हो, मेरी या क्लास चल रही हो या कुछ किसी कारण से मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप वेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। तो ये सारे सारे हैं।
और नेट प्रॉफिट जो भी होगा या नेट लॉस जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस को चलाने से जो हमारे हुए हैं प्रॉफिट हुआ उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और नेट प्रॉफिट हमारा नेट जो टोटल सब करके होता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट और बिजनेस से रिलेटेड इनकम और बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस जो उनको मैच करके आपस में जो प्रॉफिट निकालते हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। सारे तरीके की इनकम और सारे तरीके के एक्सपेंस निकालने सारे तरीके से की इनकम में से सारे तरीके के एक्सपेंस जो वो निकालने के बाद आपको मिलता है वो नेट प्रॉफिट। वैसे ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कब, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा आएगा अच्छे से समझ। बैलेंस शीट क्या है, जो पर्सनल और रियल अकाउंट है वो लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट उनके बैलेंस लिख देते हैं। यहाँ पर टू और बाय इस वजह से नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, गोइंग कंसर्न बेसिस के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है, समझिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ लिखी है तो डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री होके आई है, बैलेंस शीट में जो आई है वो बैलेंस लिखे हैं, ये एक तरीके से जो है वो इनका बैलेंस लिखा जाता है। फाइनल अकाउंट वैसे आपके 5 तरीके के होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, पोजिशनल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनल अकाउंट और सेटलमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। वैसे फाइनल अकाउंट अपन पूरा एक चैप्टर जो वो अलग से पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा आप इनको जब बनाओ तो, क्या कि पर्सनल और बिजनेस इनकम में ध्यान रखिएगा। जैसे कि कई बार क्वेश्चन कहता है कि पर्सनल इनकम टैक्स पे किया, तो पर्सनल इनकम टैक्स पे किया मतलब कि वो ड्राइंग है, क्लियर है। या फिर कि ओनर के बच्चे को शादी में वीसीआर दिया, तो अब वो डायरेक्टली क्या कह रहा है कि भाई ये खर्चा है पर्सनल, इसको ड्राइंग में लिखो। कैपिटल और रेवेन्यू का ध्यान रखिएगा, जो भी सारी मेटेरियल इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कीजिएगा, और करंट पीरियड के ही ट्रांजैक्शन लिखिएगा, इस वजह से अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनड और प्रीपेड वगैरह जो हम उनका एडजस्टमेंट करते हैं। ओनली ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिफोर द क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। हमने गुड्स दिए थे अप्रूवल बेसिस पे, 31 मार्च हो गई, उसको न हाँ का न ना का, तो वो इस साल की सेल में नहीं आना चाहिए, क्लियर। अरेंजमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, असेट और लाइबिलिटी को दो तरीके से कर सकते हैं, लिक्विडिटी बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे। लिक्विडिटी बेसिस पे जो असेट लिक्विड है उसे पहले, लिक्विड मतलब कि कैश में कन्वर्ट जो आसानी से हो सकती है, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सी है, कैश इन हैंड, तो सबसे ऊपर जो वो कौन सी होगी, कैश इन हैंड होगी। उसके बाद में जो उससे कम लिक्विड, उसके बाद में जो उससे कम लिक्विड जो है एसेट वो आएगी। और परमानेंट बेसिस जो है वो सबसे पहले जो परमानेंट एसेट है, कि भाई जैसे लाइबिलिटी साइड में देखो तो सबसे परमानेंट है जो इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, इस तरीके से। असेट नॉन करंट और करंट दो में बांटते, करंट एसेट किसको कहते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट हो गया, या फिर जो कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली है बैलेंस शीट से 1 साल के अंदर अंदर, तो उसे हम करंट कहेंगे, या फिर वो हमारे एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाली है तो भी हम उसे करंट एसेट कहेंगे। ये कौन कह रही है ये बातें, ये शेड्यूल 3 कहता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पैसा जाने से पैसा आने वाले तक का टाइम। जब हम गुड्स परचेज किए उसके 1 महीने बाद क्रेडिटर को पैसा दिया, तो उस दिन से लेके डेटर को सेल किया, और डेटर को सेल करने के बाद डेटर से जिस दिन पैसा रिसीव हुआ इतने टाइम तक का, जिस दिन पैसा गया उस दिन से लेके जिस दिन पैसा आया उस दिन तक का पीरियड जो ऑपरेटिंग साइकिल एफएम के अंदर आएगा। लाइबिलिटी नॉन करंट और करंट। प्रोविजन और रिजर्व के बारे में, प्रोविजन और रिजर्व के अंदर देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन और रिजर्व एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत फर्क है इनके अंदर। यहाँ पर देखिएगा, अरेंजमेंट मेड फॉर फ्यूचर नॉन लॉसेज, फ्यूचर ये जो नॉन लिखा है ना, इसके नीचे जो है अंडरलाइन कीजिएगा, हमें पता है किसके लिए बना रहे हैं। फ्यूचर नॉन लॉसेज लाइबिलिटी, जिसका अकाउंट जो वो पता नहीं है तो हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। और यहीं पर रिजर्व में पढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा, फ्यूचर अननोन लॉसेज एंड लाइबिलिटी। प्रोविजन रेफर टू, जैसे किसके लिए रखा जाते हैं, क्यों बनाते हैं अपन, ताकि अपने डेप्रिसिएशन वगैरह के लिए, एसेट को जो रिन्यू करना है तो यह एसेट जो है उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, या कोई लाइबिलिटी में कमी जो है उसको मीट करने के लिए, इस तरीके के लिए हम बनाते हैं। इस समय एक तो करेक्ट प्रॉफिट मिलता है, जैसे करेक्ट प्रॉफिट कैसे, कि इस साल सेल हुई है इसमें से 5% जो वो डेटर धोखा देंगे, तो 5% का प्रोविजन इसी साल बना दीजिए। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर लाइबिलिटी, आगे जो लाइबिलिटी आने वाली है उसके लिए। टू नो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अब अपन तो कह रहे हैं डेटर 1 लाख, लेकिन एक्चुअल में 95,000 मिलेंगे, 95,000 ही होना चाहिए। और जो एक्सपेंस और लॉसेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये अपेंडाइज, अप्रेंटाइज प्रीमियम जो है वो जो हमारे ट्रेनी होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए हमारे जो खर्चे करते हैं ना, उसको कहते हैं। जैसे
नए जो भी रिक्रूट होके आए हैं उनके लिए अपन ने खर्चा किया कि भाई उनको ट्रेनिंग वगैरह दी और उसके लिए अपन ने पैसा लिया। कौन कौन से प्रोविजन जो बनाते हैं नॉर्मली, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर फ्लक्चुएशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारों का नियम जो वो सेम ही है। जिस तरीके से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बनाते हैं वैसा का वैसा। रिजर्व जो है, रिजर्व क्या है, अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड केप्ट रिजर्व फॉर फ्यूचर अनफोर्सिन, या फिर इसे अननोन कि भाई हमें पता नहीं कौन से के लिए, सबके लिए रख सकते हैं लॉसेज एंड लाइबिलिटी। रिजर्व मीन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस विच आर नॉट, जिसको किसी भी पर्टिकुलर इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर नाउन लाइबिलिटी, कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए नहीं है, जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट है। जबकि प्रोविजन के अंदर क्या होगा, जो बैलेंस शीट डेट पे पर्टिकुलर लाइबिलिटी एग्जिस्ट है उसके लिए बना दें। अमाउंट ऑफ रिजर्व जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट से कम होगा, और ये जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, क्या होता है इससे, अगर आगे कोई नुकसान हो जाएगा अनफोर्सिन लॉसेज तो उसमें काम आएगा। ऑप्शनल टू क्रिएट है, मैंडेटरी नहीं है, सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैसे तो हमारी इच्छा हो तो हम बनाए, नहीं चाहते तो नहीं बनाए, लेकिन एक स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं वो जो है वो इसका एक्सेप्शन है, उनको बनाना जरूरी होता है। इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथ होती है, जैसे कि बिजनेस किया और उसका सारा का सारा पैसा बांट लिया तो उसके इसके अंदर जो कल को जरूरत पड़ी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, अगर पैसा रोक के रखा तो बिजनेस में काम आएगा। आल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग, इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। ये हमारा इंटरनल सोर्स है। एक आईएएस का जब मैंने कोई एग्जाम देखा था, दिया नहीं था एग्जाम, पेपर देखा था, उसके अंदर लिखा था कि क्या जो रिटेन अर्निंग है वो हमारे लिए एक फ्रीली अवेलेबल है, नहीं फ्रीली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारा मालिक का कमाया हुआ पैसा हम बिजनेस में रोक के रखते हैं। ये सारा एफएम के अंदर आएगा, वहाँ एफएम की बात है, वहाँ पर अपन ये सारी बातें करेंगे। पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड में ही लिखा जाता है। और इंक्रीज वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस, इतना पैसा रोक के रखोगे उतना आप बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ा दोगे। और यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिविडेंड दे सकते हो, मतलब कि बराबर जो है वो डिविडेंड दे सकते हो। कभी आपका प्रॉफिट कम हो गया तो उस केस के अंदर ये जो रिजर्व है यहाँ से यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, आगे हमारे डेवलपमेंट और एक्सपेंशन में काम आएंगे। रिजर्व जो है वो कितने तरीके के होते हैं, ओपन रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। ओपन रिजर्व में दो तरीके के, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब ओपन रिजर्व कौन से, जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो ओपन रिजर्व। जिसमें रेवेन्यू रिजर्व विच आर क्रिएटेड बाय, समझिएगा, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये जो है इसका पर्पज तो कैपिटल नेचर का है, नहीं, कौन से प्रॉफिट से बनाया जाता है, ये कहाँ कौन से प्रॉफिट से बनाया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया है तो रेवेन्यू रिजर्व, अगर कैपिटल प्रॉफिट से बनाया है तो कैपिटल रिजर्व है। विच आर क्रिएटेड बाय accumulation accumulating undistributed revenue profit and receipt is called revenue reserve, not legally mandatory, हम अपने इच्छा से बनाते हैं। इसमें चार वर्ड आते हैं, ये चार टाइप नहीं, चार वर्ड है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड। जनरल रिजर्व जो किसी भी पर्पज के लिए हो सकते हैं, जैसे वॉलंटरी रिजर्व या फ्री रिजर्व कहते हैं। स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, उसके लिए ही यूज करते हैं, और फिर अगर एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो उससे हम जनरल रिजर्व कर सकते हैं, उसे डिविडेंड के रूप में बांट सकते हैं। ये स्पेसिफिक रिजर्व के जो है वो नेचर लिखे हुए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। रिजर्व फंड, जो रिजर्व का पैसा है, एक तो भाई पैसा साइड में कर दिया 1 लाख रुपए, ये बिजनेस ने रोक के रखा, अब 1 लाख पड़ा पड़ा तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो हमने क्या कर दिया, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजर्व फंड। इफ अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ स्पेसिफिक और स्पेसिफिक रिजर्व इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज आउटसाइड द बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। हमारे पास पैसा पड़ा था, हमने कहा कि अपने पास रखें या कहीं और इन्वेस्ट करें, तो कहा कि यार अपने पास रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे बैंक में देंगे तो भी कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो रिजर्व फंड हो जाएगा। सिंकिंग फंड क्या, रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड में कोई फर्क नहीं, बस सिर्फ इतना फर्क है कि सिंकिंग फंड के अंदर क्या होता है, पैसा हम इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि जब हमें वापस उस पैसे को पर्टिकुलर उस डेट को जब जरूरत होगी तो हम उतना पैसा हमारा इकट्ठा हो जाए। When the amount of reserve created from the profit of business for a specific purpose is invested outside the business in such a manner that the necessary amount can be withdrawn for a fulfillment of a specific purpose after certain time, then that fund is called sinking fund। sinking fund भी जो है वो एक तरीके से रिजर्व फंड का ही हिस्सा है, समझ पा रहे पर
डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा सिंकिंग फंड की भाई पैसा जो वो अपन इन्वेस्ट करते हैं ताकि अल्टीमेटली लास्ट में जो है एसेट हम खरीद पाएं। टाइप ऑफ सिंकिंग फंड कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में क्या होता है, ऐसा सिंकिंग फंड जिसके अंदर जो उससे होने वाली इनकम है ना, अब अपन ने कहीं और इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो इनकम है ना वो भी अगर फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कम्युलेटिव मतलब इकट्ठा होने वाला फंड, और अगर उससे जो होने वाला इनकम है वो पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं तो वो नॉन कम्युलेटिव फंड है। Capital reserve that created from capital profit, therefore such profit which cannot be distributed to shareholder as dividend। अगर कैपिटल प्रॉफिट से बनाया तो उससे डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, इस वजह से इससे कैपिटल लेजर से भी नहीं दिया जा सकता। इसको यहाँ इनमें से बनाया जा सकता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब कैपिटल नेचर की है। रिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और लाइबिलिटी से अगर कोई है तो वो कैपिटल नेचर का है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, जब शेयर और डिबेंचर इश्यू कर रहे थे उस वक्त प्रीमियम रिसीव हुआ तो वो आपका एक तरीके से जो कैपिटल नेचर है। प्रॉफिट जो है वो एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, कोई बिजनेस जो वो एक्वायर करते हैं अमालगमेशन वगैरह के अंदर तो वहाँ पर जो बनता है वो हमारा कैपिटल लेजर होता है। जब एंट्री करेंगे और वो पढ़ेंगे तो अपने को और ज़्यादा समझ आएगा। शेयर को फोर फीचर करते हैं या फिर डिबेंचर को रिडीम करते हैं, या फोर फीचर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस रहता है, कैपिटल रिडम्शन रिजर्व जो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्शन के लिए रखे हैं, या एनी अदर सच कैपिटल प्रॉफिट वगैरह जो भी है। सीक्रेट रिजर्व क्या है, जो बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं है। हम क्या कर दी, एसेट की वैल्यू कम कर दी। अब एसेट की वैल्यू कम करके हमने प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन ये बुक के अंदर दिख नहीं रहा, या फिर लाइबिलिटी को ज़्यादा दिखा दिया, या फिर प्रोविजन को ज़्यादा बना दिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे धीरे राइट ऑफ होता है, हमने एक साल में राइट ऑफ कर दिया तो प्रॉफिट कम कर दिया। और प्रीपेड एक्सपेंस, हमने पहले पेमेंट किया था एक्सपेंस का लेकिन उसकी एंट्री नहीं की इस तरीके से। प्रोविजन और रिजर्व के अंदर टू मीट अनआइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ प्रोविजन, टू मीट अनआइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ प्रोविजन डेप्रिसिएशन इज नोन एज लाइबिलिटी। ओ सॉरी गलत लिख दिया, टू मीट अनआइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लिखनी, सॉरी सही लिखा सॉरी सॉरी। टू मीट अनआइडेंटिफाइड अमाउंट ऑफ प्रोविजन डेप्रिसिएशन और नॉन लाइबिलिटी, कोई स्पेसिफाइड नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ ना। अच्छा ठीक लिखा है मैंने, वो पढ़ने में गलती कर दी। टू मीट अनआइडेंटिफाइड अमाउंट, अमाउंट तो पता नहीं है, और प्रोविजन डेप्रिसिएशन उसका अमाउंट तो पता नहीं है, लेकिन जो लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन वगैरह ये जो है ये नाउन है कि भाई पता है ये लाइबिलिटी आएगी, जैसे कि बैड डेट्स होगा लेकिन कितना होगा ये पता नहीं है, तो लाइबिलिटी नाउन है और अमाउंट जो वो अनआइडेंटिफाइड है, मतलब अमाउंट जो वो पूरा पता नहीं है, तो प्रोविजन बनाएंगे। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, आगे होने वाले लॉसेज के लिए, ताकि हमें जो हम स्ट्रांग रहे, हमारा बिजनेस जो वो चलता रहे। ये कंपलसरी है बनाना, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे नहीं कमाओ, जबकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है। उसे बाहर के इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसे कर सकते हैं। उससे कोई डिविडेंड नहीं बांट सकते, इससे डिविडेंड बांट सकते हैं। बैलेंस शीट में इसे एसेट से कम करके या लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, ये हमेशा लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया खर्चा है, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। हाँ क्लियर है। और उसके बाद में सम स्पेसिफिक अमाउंट विद द रेस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अकाउंट विद द, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये आगे हम पढ़ेंगे जब कंपनी जब पढ़ेंगे, तो इसके आगे एक दो पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, ये कहाँ से बनते हैं कहाँ जाते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन थे एक दो तरीके के, तो अपन इनको एक साथ में भी लिख देंगे। आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वहाँ वहाँ पढ़ेंगे, और उसके साथ में इस पेज को छोड़ दीजिएगा दो, ताकि जब उसके साथ साथ यहाँ भी लिख दीजिएगा, ताकि उस चैप्टर में उस रेफरेंस में पढ़ लो और यहाँ पर आप कंपैरेटिव पढ़ लो। ये आपका टोटल जो वो रिवीजन है, और इसको और अच्छे से कीजिएगा जो भी आपके डाउट हो। नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, फिर मैं कहूँगा आप इन नोट्स को जो है वो इनके हिसाब से नोट्स अपने खुद के बनाएं, ताकि आपको इससे
फायदा मिलेगा। समझ पा रहे हो बात? अगर आप इनको देख के खुद के नोट्स बनाओगे, ये हाँ, हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व जिसे कहते हैं हम। हिडन रिजर्व जो है वो सीक्रेट रिजर्व का ही नाम है। देखिएगा भाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ, एबीएसटी या इस असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगी ना, वो होंगे आपके नोट्स। मैं मेरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, मतलब वन एग्जाम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। हम चाहें तो ये आपको प्रिंट करवा के भिजवा सकते हैं, लेकिन हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि आप इनको अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद के हाथों से एक बार इन नोट्स को बना दिए तो आप यकीन मानिए आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये फर्स्ट लेवल के समरी नोट्स हैं। जब सेकंड लेवल के समरी नोट्स बनाएंगे तब हम टोटल जो है वो पूरी अकाउंटिंग के जो नोट्स होंगे वो 40 पेज के ही होंगे, क्योंकि उसमें फिर बिल्कुल जो है वो माइनर चीज जिसके अंदर जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट 8 ईयर, तो उतने में समझ आ जाता है कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल तक मेंटेन करनी। अक्रूवल कंसिस्टेंसी, अक्रूवल कैश, इनकम टैक्स दोनों के आगे टिक, और कंपनीज एक्ट एक के आगे टिक एक के आगे नहीं, तो वो उतने तक के जो है वो शॉर्ट नोट्स जो है वो रखेंगे। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ये चीजें हैं, और उसके अलावा भाई एक चीज मैंने जो है वो गलत बता दी थी। तो एक्चुअली जो मैंने एक अप्रोच बताई थी, लेकिन 11th की बुक के अंदर जो है वो दूसरी अप्रोच लिख रखी है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो क्लासिफिकेशन है वो 11th की बुक के अंदर जो है वो उसे बुक कीपिंग में लिखा है, तो आप इसे बुक कीपिंग में कर दीजिएगा। क्लियर है। और कोई यहाँ तक के आपके डाउट हो तो आप बता दीजिए। और कोई डाउट हो यहाँ तक के तो बता दीजिए, और अच्छे से तैयारी कीजिए। एक बार अकाउंट जो है वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा यहाँ तक, और कल जो पूरा अकाउंट एक बार रिविजन कर लीजिएगा, ताकि परसों संडे को अकाउंट का यहाँ तक का टेस्ट जो वो अपलोड कर देंगे। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी बहुत सारी बातें जो वो सीखने को मिलेगी। और मैं व्यू काउंट जो है वो ऐप के अंदर किस तरीके से बढ़ते हैं उसको, हाँ ये देखो, लेजर पोस्टिंग से अकाउंटिंग में जो है वो होता है इसका जो है कुछ बुक्स जो है वो इनको मानती है कि जो लेजर और ये पोस्टिंग जो है ये अकाउंटिंग का हिस्सा है, और कुछ ऑथर्स जो है वो ये मानते हैं। 11th 12th की बुक के अंदर जो वो उन्होंने ये लिखा है कि भाई क्लासिफिकेशन जो है वो इसके अंदर है, रिकॉर्डिंग के अंदर है, बुक कीपिंग के अंदर है, इस वजह से इसको बुक कीपिंग में ही रखिएगा। क्योंकि उन्होंने खुद ने आरपीएससी ने एक क्वेश्चन दिया था 2015 के अंदर, उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो अकाउंटिंग में माना था। लेकिन फिर वही है कि अपन जो है वो किस बेस पे जो है वो बहस कर सकते हैं, तो वो है यही है भाई। 150 क्वेश्चन आते हैं तो नॉर्मली ये है कि 5 क्वेश्चन जो वो उनको डिलीट करने ही पड़ते हैं। उसका रीजन ये है कि कुछ पॉइंट जो वो ऐसे ही होते हैं जिनके ऊपर जो कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये जो ना इसमें सही है ना इसमें सही है। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन इस बार था कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी है। पहला लिखा था एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दूसरा लिखा एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तीसरा लिखा एसेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। बात तीनों की सेम थी, मतलब तीनों जो लिखे थे ना, और चौथा ऑल ऑफ द अबव लिखा था। अब उसके हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों बातें जो सेम करते हैं, भाई कहना तो सेम ही चाह रहे हैं। और उन्होंने आंसर जो वो एक को माना कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो वो ये है। क्यों? क्योंकि 11th की एक बुक के अंदर लिखा है कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, और ये सारे इंटरप्रेटेशन। तो भाई ऐसा अगर कहीं और भी कभी हो तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कोई भी चीज़ के अंदर अगर हो तो उस केस के अंदर। क्लियर। हाँ, अब उसमें देखो अब क्या कर सकते हैं। वैसे सही देखे तो उसको डिलीट होना चाहिए उस क्वेश्चन को, लेकिन यही है कि अपने को अल्टीमेटली यही रखना है कि
तो ये ऐसे क्वेश्चन 5 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, पहले तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और ये 5 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली 5 में से 4 डिलीट हो जाते हैं, और अब एक आध कोई जो वो ऐसा जाता है तो फिर अपन उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें है ही ऐसे। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो बता दीजिए यहाँ तक। अच्छे से पढ़िएगा भाई, और नोट्स जो है वो साथ में बनाइएगा, इनके जो भी है जितने, और बेहतर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है पर्टिकुलर इस बैच के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं ये मानता हूँ कि आपको जो समझाने वाली क्लासेज हैं उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली क्लास है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने नेट वगैरह क्लियर किया है तो आप फिर वो चीज़ें समझ तो चुके हैं, लेकिन जो है उनको बार बार रिकॉल करना पड़ता है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से 4 है, फिर याद है, और फिर एक कन्फ्यूजन आ गया कि ये वाला था कि नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार पढ़ोगे तो जितने समरी नोट्स बनाओगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। अल्टीमेटली मैं आपको लास्ट जो है वो एक सब्जेक्ट के 40 पेज से कम के अंदर जो शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगा। ये फर्स्ट फेज के जो है वो नोट्स है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इन नोट्स को बनाना है, एक साइड के अंदर लिखना है, और उसके अलावा जब भी एमसीक्यू करोगे उसके अंदर जो भी पॉइंट आपको दिखेगा, ये इतना पढ़ने के बाद भी कई एमसीक्यू ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो वहाँ पर जो जिस चीज़ में आपको लगता है कि हाँ ये वाली बात जो है वो मेरे को करेक्ट करनी चाहिए, वो वहाँ पर इस नोट्स के अंदर लिखिएगा। बुक शुरू से एक रखिएगा, रीज़न ये है नोट्स एक ही रखिएगा ताकि आपके नोट्स जो है वो ओवरऑल एक अच्छे नोट्स बने, ताकि फिर आप जब पढ़ना चाहो तो उस नोट्स को पढ़े और आपकी बात अच्छे से तैयार हो जाए। क्लियर है? तो कीजिए अच्छे से तैयारी, और संडे को जो वो टेस्ट रहेगा। कल अगर मैं फ्री रहा तो मैं जो है वो दिन को मैसेज कर दूंगा आपको, और क्लास जो वो इवनिंग के अंदर रख लेंगे, या हो सकता है मुझे कल किसी काम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। संडे को अपन टेस्ट अपलोड कर देंगे, जब भी आप चाहो तब दे सकते हो। क्लियर है? या आप एक काम कीजिएगा, कल जो है वो इसको अकाउंट को एक बार पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 11 12 की बुक्स जो है उसको देख लीजिएगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो अपन ने अगर कल नहीं हुई क्लास, मैं सुबह को मैसेज कर दूंगा, अगर कल नहीं होती है तो उसके इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग अपन नेक्स्ट जो वो सैटरडे को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ तक का कर लीजिएगा अच्छे से, और कोई डाउट रहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर है? कॉस्टिंग के लिए बुक्स, कॉस्टिंग के लिए बुक्स जो है मैं एक बार आज अ, वापस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जेएनयू की बुक चलती है, नॉर्मली राजस्थान यूनिवर्सिटी की बुक चलती है, लेकिन अब जो बेस्ट बुक अपने लिए रहेगी वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की रहेगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस उठाया ना वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाया, क्योंकि यहाँ जैसे जेएनयू में जो है वो एमकॉम इन अकाउंटिंग होती है, एबीएसटी वगैरह है ही नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है वही ये करती है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो बुक लिख रखी होगी ना उसको एक बार मैं खुद ला के देख के फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि बुक जो है वो 2 3 दे रखी होती है, उनमें से कौन कौन से नाम लिख रखे हैं वो वाली जो बुक है आपको मैं रेफर कर दूँ। उनके जो ध्यान रखिएगा, जो बुक्स जो है कॉलेज वाली बुक्स, उनके क्वेश्चन वैसे हम सारे के सारे प्रिंट भी करवा रहे हैं, उनके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना उन क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कि पिछली बार एक केन नागर बुक थी, वो उस बुक से काफ़ी जो पीछे साइड के अंदर क्वेश्चन जो थे वो सेम पढ़े थे। तो इस बार जो यूनिवर्सिटीज़ की बुक है वो भी प्रिंट करवाएंगे, उनके पीछे की साइड के जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे। सर किसी भी सब्जेक्ट में मुझे ऑथर की डेफिनेशन और करना ही नहीं है। देखो, हमेशा चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हो। अब उनको याद करने में आप अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो उस केस के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, और पूरे तरीके से छोड़ना नहीं है भाई। अल्टीमेटली स्टेट्स जब पढ़ेंगे मेनली स्टेट्स के अंदर ही आएगा कि ये चीज़ें, तो स्टेट्स के अंदर हर चैप्टर में पढ़ लेंगे भाई कि इसमें मेन काम किसने किया, ज़्यादातर क्वेश्चन हुआ था। और डेफिनेशन के क्वेश्चन जो है वो ना आज याद होने, न कल याद होने, न मेरे से याद हुए, न किसी और से याद होने। ठीक है? उसकी बजाय हम जो इन बुक्स के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले, उसमें जिनको ऑथर की दे रखी है ना वो याद कर लेंगे,
वो मैं बता दूंगा कि ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं 99.99% वहां से आते हैं। जैसे पहली बार दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन एज इट इज केन अगर बुक के अंदर पीछे की साइड में क्वेश्चन दे रखे थे डेफिनेशन वाले, और वो वहीं से दे रखे थे। टैक्स की आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट मंडे से जो टैक्स की शुरू हो जाएगी, और ऑडिट की जो है उससे आगे वाले मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो रिदम पकड़ेंगे। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वेट मत कीजिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आगे जो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही मेरे पास समय आएगा मैं आपको वापस रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद जी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, अच्छे से करें।